हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बात एक विशेष टॉपिक पर। और वो टॉपिक आपके लिए है, जो स्पेशल टॉपिक है वो स्पेशल टॉपिक ये है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वन शॉर्ट लेक्चर क्लास 11। इस पर हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है, नाम के हिसाब से तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। यानी कि अगर हम देखें तो नाम के हिसाब से तो लग रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट केवल इसमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि बड़ा छोटा ही टॉपिक होगा, बड़ा आसान सा होगा, है ना। तो आपको तो ये बात अब यकीनन पता हो चुकी होगी इतने दिनों में कि क्लास 11th कितना टफ है, और क्लास 11th में जो चैप्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्लास 10th के रिस्पेक्ट में कितने जानदार तरीके के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके होंगे, और अगर समझ चुके होंगे तो मन लगाकर आगे पढ़ाई करेंगे। जैसा कि आप एक बात समझिएगा कि क्लास 11th का ये जो चैप्टर आपके सामने वन शॉट लेकर हमारे आए हुए हैं, इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आपको ये नहीं सोचना है, इसके बारे में ये मेंटालिटी नहीं बना लेनी है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आपको केमिस्ट्री की नींव मजबूत हो जाएगी, यानी केमिस्ट्री को पढ़ने में आपको आगे बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के ये चैप्टर बनाया गया। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको पढ़ करके आप फर्दर नए चैप्टर्स के बारे में अच्छा कर पाएंगे, और साथ ही साथ कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स, कुछ बेसिक नॉलेज, कैसे किसी चैप्टर की शुरुआत होगी, इस तरह की तमाम बातें हम लोग करेंगे। और ये जो चैप्टर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल जीरो लेवल से है, यानी कि चैप्टर जीरो लेवल से उठा करके हीरो लेवल तक जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के सुनने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। बेसिक रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई के दौरान आपको ये है कि आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए। उस एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, और अगर लेटे हों तो लेटना बंद कर दीजिए, उठ जाइए और कहीं पर आप स्थान ले लीजिए, चेयर टेबल की मदद से आप बैठ जाइए, और बैठ करके हमारी बातों को अगर सुनेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसी के साथ समय को ना बर्बाद करते हुए आज आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से मनसा सर शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का वन शॉट लेक्चर। हम एनसीईआरटी की पूरी मदद लेकर के आपको एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो चीज हम जहां जैसे समझाते चलेंगे उसको उसी तरह से आप करते चलिएगा, जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो भी। एक छोटा सा बात हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ये पार्ट 1 है, ये दोनों आपको पता है। और साथ ही साथ इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इस चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें क्या क्या मटेरियल हमें पढ़ने को मिलेगा, तो जरा गौर करिएगा। सबसे पहला कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है इंट्रोडक्शन, यानी कि इस चैप्टर के बारे में ढेर सारी बातचीत होगी। इंट्रोडक्शन का मतलब हम इसमें साइंस के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीजें यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ मैटर क्लास 9th का चैप्टर है ना। मैटर इन और सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो चैप्टर पढ़ते थे वो पूरा यहाँ पढ़ने को आपको मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपने टॉपिक फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वहां पर 7 बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको मिली थी, वो आपको फिर से मिलेंगी। उसके यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसके यूनिट्स, इस तरह की चीजें। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? यूनिट कन्वर्जन में हम कन्वर्ट करके देखेंगे, जैसे मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो मिलिया क्विंटल मीट्रिक टन से सीडी एक बना लो। ऐसा बचपन में हमें घर में गांव में पढ़ाया जाता था, तो वो फिर से पढ़ने को मिलेगा। उसका एक सुनहरा अवसर आपके सामने आने वाला है जहां पर यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। अब यूनिट कन्वर्जन हो सकता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो, लेंथ के रिस्पेक्ट में हो, मास के रिस्पेक्ट में हो, किसी भी रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कन्वर्जन आपको देखने को आज की इस क्लास में मिल सकता है। अच्छा, उसके जस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट हम कहीं पर कोई करते हैं तो उसमें सर्टेन वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन वैल्यू क्या होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इस पर भी बातचीत आज की क्लास में करेंगे। अगला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक कैलकुलेशन। साइंटिफिक नोटेशन मतलब किसी चीज को 10 की पावर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और कैलकुलेशन से किसी भी बड़े से बड़े पॉइंट के कैलकुलेशन को हम छोटा कैसे कर पाएंगे, ये भी बात सीखने का मौका मिलेगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर इस बात का साक्षी है कि अगर कोई भी आपको बड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू में
कितने टर्म्स का मीनिंग है और कौन मीनिंगलेस है, यानी मीनिंगफुल डिजिट और मीनिंगलेस डिजिट्स के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। कितने डिजिट तक हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, राउंडिंग ऑफ क्या होती है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जैसे कि आपने कहा था कि 6, 7, 8, 9 होता है तो हम एक पीछे की तरफ आ जाते हैं, 5 से बड़ा है 5 से छोटा है तो हम 1 ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ आपको सिखाएंगे हम। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन 9th में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। यहां पर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मिलेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगाद्रो लॉ, गै-लुसाक लॉ, इस तरह से 5 लॉ के बारे में पढ़ने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। उसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखिए बड़ी प्यारी बात यह है कि डाल्टन का जो एटॉमिक मॉडल था वो फिर यहाँ पढ़ाया जाएगा, यानी कि वो भी तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है ना, जिससे कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिले, क्योंकि आपको एटम के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करें। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मास, जैसे कि मास के बारे में आपने सुना है, मास के बारे में पढ़ा, वेट के बारे में पढ़ा, मास वेट में डिफरेंस पढ़ा, बेसिक क्या रिलेशंस है ये भी आपने देखा। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ाऊंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ मास में आपको बताया जाएगा कि मास में जैसे मास क्या है, मोलर मास क्या है, एवरेज मास क्या है, एवरेज एटॉमिक मास क्या है, मोलर मास के साथ मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, यूनिफाइड मास क्या है, इस तरह के तमाम मास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब ये हुआ कि हमें ये सिखाया जाएगा कि कौन कौन से टर्म्स कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, जैसे मोल क्या है, मोलरिटी क्या है, मोललिटी क्या है, मास मोल फ्रैक्शन क्या है, मास परसेंट क्या है, वॉल्यूम परसेंट क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट क्या है, इस तरह के तमाम टर्म्स पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। उसके बाद स्टैक्योमेट्री, स्टैक्योमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर कोई भी केस आपको दे दी जाए तो उसमें स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की बात यहाँ पढ़ाई जाएगी, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट का हमें मौका मिलेगा सीखने का। फिर लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे सबस्ट्रेट क्या होता है, रीजेंट क्या होता है, और रीजेंट किसी भी रिएक्शन में किस तरह से रोल प्ले करता है, और रीजेंट किसी रिएक्शन की रेट को डिफाइन करेगा या नहीं, क्या रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगी या रीजेंट पर डिपेंड करेगी, क्या रिएक्शन के होने की संभावना है सबस्ट्रेट पर डिपेंडेंट है या रीजेंट पर, यह सब जानने का मौका प्राप्त होगा। उसके आगे चलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के जस्ट बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आया जिसे हम इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब क्वेश्चन आया कि इंपीरिकल फॉर्मूला में क्या पढ़ेंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे, और इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, कौन सिंपलेस्ट फॉर्म है, कौन कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये भी हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, जितना बड़ा ये चैप्टर है, अगर आपको जल्दबाजी है तो वीडियो बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत जल्दबाजी में आप सोच रहे होंगे कि ये पढ़ लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप फालतू परेशान मत होइए, ठीक है। अगर आप सचमुच में पढ़ने के लिए आए हैं तो आप मन लगाकर 2-3 घंटा आराम से बैठिए, जिससे कि आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ सके और इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए वो आप कर सकें। हाँ, ये है कि ये वीडियो खत्म होगी उससे पहले आपको ये 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो आप ना समझ पाए या हम ना समझा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर। जैसा कि आपके सामने अगर हम देखें तो ये हमारी स्लाइड है, स्लाइड पर हम आपको एक बार शो करा देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे पास। इंट्रोडक्शन के बाद जैसे वहां पर हमारे पास टॉपिक्स कम लिखे थे, अब इंट्रोडक्शन का पोर्शन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे साइंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे पास टॉपिक आएगा साइंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि साइंस क्या है और इसको हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, ये एक बढ़िया टॉपिक मिलेगा पढ़ने को। साइंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद हमारे पास केमिस्ट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि केमिस्ट्री क्या है, इसको हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, पॉलीमर केमिस्ट्री, इस तरह की बातें भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब ये होगा कि केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम केमिस्ट्री पढ़ें। जैसे हमें लगता है ना कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों करें, तो वही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री हमारे डेली लाइफ के लिए क्या रिक्वायर्ड है, और रिक्वायर्ड है तो क्यों, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है मैटर। मैटर का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जिसके पास मास हो, स्पेस हो, सेंस हो, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मैटर के साथ साथ हम मास वेट में डिफरेंस, रिलेशन, ये सारी बात आपसे करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर का आपका बड़ा पुराना नाता है, ये आप जानते ही हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ठीक है, लिक्विड से फिर कहाँ आएंगे, सॉलिड में, गैस से लिक्विड में आएंगे, इस तरह का कन्वर्जन भी देखने को मिलेगा।
ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेट्स ऑफ मैटर में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोथ, आइंस्टीन, कंडेंसेट। फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। ये भी हम पढ़ेंगे क्या क्या फिनोमिना होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी कि हाउ मैटर कैन बी क्लासिफाइड, यानी कि यहां पर हमें चैप्टर 2 शुरू हो गया। क्लास 9th का चैप्टर 2 यहां से शुरू हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब हो गया कि मैटर को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। अगर मैटर को क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, मैटर को कितने पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, उसके कितने पोर्शन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम डिस्कस करेंगे मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी बात करेंगे। फिजिकल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आपके पास वहां टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटी ना, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटी, मास, वेट के बारे में, यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट के दौरान जो सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन वैल्यू आती है उसके बारे में आगे देखते जाइए। आगे कहा गया साइंटिफिक नोटेशन, कैलकुलेशन, राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशनल एनालिसिस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। उसके बाद फिर गैलुसैक लॉ, उसके बाद फिर एवोगाद्रोज लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ उसका ड्रॉबैक है, एटॉमिक मास, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये भी डिस्कस करेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, परसेंटेज कंपोजिशन, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोल, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और इसी के साथ स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और लास्ट में थैंक यू की स्लाइड लगी हुई है। आप देखिए कितनी बात हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आप समझ पा रहे हैं। यानी कि इतना कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है। अगर हमें इतना कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो सोचिए समय तो लगेगा ही, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें तो हम गारंटी के साथ करें कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट खटाखट समझा देंगे, इसमें संशय का विषय नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, जहां जैसी जरूरत होगी हम एनसीईआरटी की मदद लेंगे और चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आइए इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा पहले जो, अब देखो यहां जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है उसमें साइंस है, साइंस का क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री है उसका क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहले इतने पोर्शन को हम अपने एनसीईआरटी की तरफ ले चलते हैं और वहां से आपको समझाते हैं। बहरहाल ये हर किसी को मालूम है, लेकिन लोग कहते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या रखा है, तो हम आपको केवल ये दिखाने वाले हैं कि एनसीईआरटी बुक में रखा बहुत कुछ है, बस केवल वक्त की बात है कि लोग उसे समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर जो समझ लेगा उसके लिए ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें बहुत कुछ रखा है। आपके सामने दिखाई दे रहा है आपका अपना चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, अब जरा गौर से हमारी बात को सुनिएगा, जहां जैसा हम आपको समझाते चलेंगे उसको समझने की कोशिश करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझा पाऊंगा। देखिए ये आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये स्टार्ट हो चुका है। आप सबसे पहला पॉइंट आप एनसीईआरटी पर फोकस करिएगा, जो बात जहां बताऊंगा उसको उसी रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करिएगा। आपके सामने आपकी पेन भी आ चुकी है और हम इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा। कलर हम लोग चूज कर लेते हैं ये वाला। ठीक है, सपोज करिए अब हम इसे पढ़ना चाहते हैं। जैसे ये सबसे पहले जो लाइन दी गई, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी केमिस्ट्री क्या है, मॉलिक्यूल्स, यानी साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मॉलिक्यूल्स की स्टडी ही केमिस्ट्री है और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करना ही केमिस्ट्री है। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be built from them। कहा गया कि ये 118 एलिमेंट की स्टडी साइंस नहीं है, यानी कि 100 एलिमेंट पढ़ ले ये साइंस नहीं है। साइंस तो ये है कि उन एलिमेंट्स का यूज करके जो नई चीजें, नए मॉलिक्यूल्स बनाए गए, उनकी स्टडी साइंस है। तो यानी कि हम कहते हैं कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया गया जहां पर इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की भी स्टडी की जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेटर समझ में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब हम ये जान पा रहे हैं कि साइंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो साइंस पढ़ने का एक्चुअल रीजन तो ये तो समझ में आ गया, क्योंकि एनसीईआरटी किताब को आप हल्के में मत लीजिएगा, जो हम आपको बता रहे हैं बहुत जानदार बात बता रहे हैं। उसके जस्ट आगे की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास अगला पॉइंट है कि साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट
सिस्टमेटिक नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर, ये साइंस की डेफिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस को अगर हम देखें तो साइंस क्या है, कहा गया कि ह्यूमन एफर्ट्स की वजह से किसी सिस्टमेटिक नॉलेज को डिस्क्राइब करना और समझाना, यही साइंस है। यानी कि हम अपने एफर्ट से किसी भी सिस्टमेटिक नॉलेज को क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। और अगर हमारे शब्दों में कहो तो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी मटेरियल के बारे में जो स्टडी हो रही है, अगर उसको हम सिस्टमेटिक तरह से पढ़ते हैं और किसी को समझाते हैं तो यही साइंस है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज रिगार्डिंग एनी मटेरियल और सब्सटेंस। कहा गया कि नेचर को समझाना या फिर किसी मटेरियल की स्टडी करना, यह साइंस के अंतर्गत आता है। तो ये पहला पार्ट हो गया कि साइंस क्या है, ये हम समझ पा रहे थे। अब हम इसके और आगे की तरफ मूव करेंगे तो अगली क्या बात मूव करते हुए पढ़ेंगे, जरा गौर करिएगा। अगली बात हमें क्या पढ़नी है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। अब देखिए उसके बाद कहा गया कि साइंस को सब डिवाइडेड, यहां पर आपको बताया गया साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू 3-4 पार्ट्स। ये बताया ना कि साइंस को हम क्या कर रहे हैं, सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जूलॉजी एटसेट्रा। ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं कि साइंस को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आपके पास बुक होगी, जो लाइन अंडरलाइन करा रहे हैं उसी को पढ़िए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा यह गया कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लोग कहते हैं कि कहां लिखा है, देखिए ना लिखा है, कहा गया कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर और किसी मटेरियल का रिएक्शन ये पढ़ते हैं, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हमें किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस की स्टडी पढ़ाई जाती है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका स्ट्रक्चर और उस मटेरियल का रिएक्शन हमें समझाया जाता है, तो इसी को हम साइंस कहते हैं। साइंस को फर्दर 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, जूलॉजी। ठीक है, बायो के अंतर्गत हम लोग जूलॉजी, बॉटनी अलग अलग भी पढ़ते हैं, तो आपको वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा और इसके और आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली बात हमारी क्या होती है। ठीक है, तो अगली बात पर भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे, तो देखिएगा क्या डिस्कशन हमारा आपका रहता है अगले कॉन्सेप्ट में। कहा गया कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास एक अलग टॉपिक आ गया। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमें इसमें जो अगली बात पढ़नी है उसको हम चल रहे हैं लेकर के आपको। ये हमारे पास अगला टॉपिक आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हमने कहा था आपसे ना कि अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। यानी कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे यहाँ, इसके बारे में हमें बातचीत करनी। तो चलिए हम बात करेंगे अब इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अगला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बुक पर फोकस करके रखिएगा, जहाँ जो बात बता रहा हूँ उसको पढ़िएगा। कहा गया केमिस्ट्री प्लेज है सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफ्टन इंटरवेंट विथ अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस। कहा गया कि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये वाला पूरा पोर्शन आप देख रहे हैं कि जो साइंस की ब्रांचेज है उससे रिलेटेड भी है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पर है, सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने ये आकर खड़ी हुई है कि इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे। ठीक है, अगर हम यूज की बात करेंगे तो जरा उसको समझिएगा। कहा गया प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री आर एप्लीकेबल इन डाइवर्स एरिया सच एज वेदर पैटर्न, functioning of brain and operation of a computer, production in chemical industry, manufacturing fertilizer। आप जरा हमारे साथ में सुनिएगा, आपको अच्छा बताएंगे। देखिए, पहला तो बात बताया गया किसका यूज, वेदर पैटर्न पे किया जा रहा है। वेदर पैटर्न का मतलब कि जो हमारा मानसून है उसको समझने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन हमारा कैसे फंक्शन कर रहा है। ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी हमारा इस पर डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जो भी फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस पर भी हम बात करें। एल्कली मतलब होता है बेटा वाटर सोल्यूबल बेसेज, यानी कि वाटर सोल्यूबल बेस के प्रोडक्शन में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। एसिड, सॉल्ट, डाई, पॉलीमर, ड्रग, सोप, डिटर्जेंट,
मेटल्स, एलॉय एटसेट्रा इंक्लूडिंग न्यू मटेरियल, यानी कि ये जितने भी इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं उन सभी में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि रोल है। तो आपको ये समझना चाहिए कि केमिस्ट्री का हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है अगली बात कि chemistry contributes in a big way to the national economy. It always plays an important role in meeting human needs for food, healthcare products and other materials aimed at improving the quality of life. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जरूरतों के हिसाब से भोजन, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ ये हमारी लाइफ की जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। कहा गया दिस इज exemplified by the large scale production of a variety of fertilizer, improved variety of pesticide। देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है, कहा यह गया कि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किसका हो रहा है, कहा गया वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं वो भी इन्हीं के तो बनाए हुए हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब कहा जा रहा है कि आप देखिए कि इस केमिस्ट्री का एग्रीकल्चर में कितना बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर में बिना इसके खेती ना हो पाएगी बेटा। देखो एग्रीकल्चर पर्पज पे इसके रोल की बात समझाई जा रही है कि अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड के रूप में भी हम इसका यूज कर रहे हैं। आगे कहा गया केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर द आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स। कहा गया इसका मेडिसिन में भी बड़ा रोल है, यानी कि जो केमिस्ट्री है इसका मेडिसिन पर्पज पर भी बड़ा रोल है। कहें कैसे, कहें तमाम तरह की जो दवाइयां आ रही हैं वो दवाइयां कहां से आ रही हैं, केमिकल सब्सटेंस ही तो है। इसका मतलब केमिस्ट्री की वजह से हमें तमाम तरह की दवाइयां मिल रही हैं। और जो बहुत बड़ी बीमारियां हैं चाहे वो बहुत छोटी बीमारियां हों, यानी मेडिसिन के रूप में या ड्रग्स के रूप में जो हम ले रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे यहाँ पर होंगे जो इनको ये नहीं मालूम होगा कि ड्रग क्या होती है, मेडिसिन क्या होती है। तो आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ड्रग और मेडिसिन में बहुत बड़ा कोई रोना नहीं है। ठीक है, अगर किसी भी मेडिसिन को, मेडिसिन का मतलब क्या हुआ, किसी भी आप ड्रग को अगर लिमिटेड अमाउंट में लेते हो, ठीक है, उसकी डोज परफेक्ट प्रॉपर तरीके से लेते हो तो मेडिसिन कही जाएगी। और अगर आप उसे एक्सेस अमाउंट लोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो ड्रग हो जाएगी, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है। सम ऑफ दीज ड्रग्स आर सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल विच आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरेपी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया कि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये ड्रग्स का नाम आपको बताया गया सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, ये कहाँ है, कैंसर थेरेपी में इसका यूज हो रहा है। यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है। द ड्रग AZT इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट। ये दो सबसे बड़े कॉन्सेप्ट हैं कि अगर किसी को एड्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम जो दवा यूज करते हैं वो AZT है, जिसे एजिडोथाइमिडीन कहते हैं। और कैंसर थेरेपी में जो यूज होती है वो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल है। ये दो दवाइयों का नाम भी आपको यहां पर दिया गया है। तो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल ये दो दवाइयां ऐसी हैं जो कैंसर थेरेपी में यूज होती हैं। और AZT जिसे एजिडोथाइमिडीन ये कह रहे हैं ये हमारा क्या है, ये एड्स पेशेंट्स के इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि यार ये मैटर ठीक है, यहां से चीजें हमारी बेटर हो सकती हैं। तो ये हमारा पोर्शन हो गया कि केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली टू डेली लाइफ में। आगे इसके बाद इकोनॉमिकल फैक्टर के बारे में बताया गया कि इकोनॉमिक्स में इसका क्या रोल है, ठीक है, कैसे कहां पर किस तरह से ये यूज में आ रहा है। इन्वायरमेंटल, ये पैराग्राफ इन्वायरमेंट के बारे में बताता है कि इन्वायरमेंट में इसका क्या रोल है। ठीक है, तो जैसे CFC गैस है वो जोन डिप्लीशन के लिए स्ट्रेटोस्फीयर में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। यानी कि आप ये भी बताया जा रहा है कि इसके ड्रॉबैक भी हैं, जितनी तरीके से हम इसका उपयोग कर रहे हैं उसी हिसाब से केमिस्ट्री का हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या हो रहा है, ड्रॉबैक्स भी आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ मैटर की, यानी नेचर ऑफ मैटर हमारा अगला टॉपिक होगा कि मैटर के अंदर नेचर की बात होगी कि मैटर क्या है, मैटर कहाँ से आया, इस तरह के कॉन्सेप्ट पर भी हमारी बातचीत होगी। तो नेचर ऑफ मैटर में हमें केवल यहां पर यह बताया गया कि मैटर क्या होता है। ठीक है, सुनते रहो हमारी बात को ध्यान से, आपको अच्छा लगेगा। अगर नेचर ऑफ मैटर में बात करें तो हम एक बात बहुत पहले से पढ़ के आए, एनीथिंग व्हिच हैव मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। यानी मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद उसका कुछ ना कुछ मास हो, जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, है ना। तो अगर मास है और स्पेस को ऑक्युपाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। जैसे आपके सामने ये एक क्वेश्चन दिया गया कि अगर मास और मैटर का कॉन्सेप्ट कहीं पर आता है तो आप यहां पर देखेंगे तो लिखा गया एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज जिसके पास खुद का मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा।
आगे बताया गया एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, ये सब क्या है, ये सब मैटर के अंतर्गत आते हैं। अब हम और आगे की तरफ चलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, या ये सब चीजें आप पिछली क्लासेज में पढ़ के आए थे। और थोड़ा सा अगर हम डिस्कस कर लें तो मैटर के बारे में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जहां पर आप पढ़ा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू मच स्मॉल, कॉन्स्टेंटली मूविंग, इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, अट्रैक्ट विथ ईच अदर। इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट आप क्लास 9th में पढ़ के आओ, तो उसके बारे में दोबारा डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर बताया गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटा हम खटाखट आपको बताते हैं। कहा गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये 6 स्टेट आपको पढ़ाई जाती है। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो बहुत समय पहले सॉलिड के बारे में जो पढ़े थे अब उसे डिस्कस नहीं करना है। सॉलिड में हमें यह पढ़ाया जाता है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई, इंटरमोलिकुलर स्पेस इज लो, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आईएमएफ ज्यादा है, स्पेस कम है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की कम होती है, मूवमेंट नहीं हो पाता, डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी पार्टिकल्स की क्लोजनेस ज्यादा होती है पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी उसकी ज्यादा है। उसके साथ साथ कंप्रेसिबिलिटी, क्या सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं, हम उसे कंप्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्पेस नहीं, स्पेस होता तो हम कंप्रेस कर सकते थे। इस तरह के तमाम फैक्टर्स हैं, यही चीज लिक्विड और गैस में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। अब हम और आगे चलेंगे, देखिए इसके बाद हमारे पास ये बताया इन्होंने कि डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप का कॉन्सेप्ट है, तो उस पर हमें बात नहीं करनी, ठीक है। और आगे चलिए, ये मैटर का एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि अगर केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात पता चल रही है कि अगर हमारे पास यहाँ से हम इसको देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं तो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, जैसे ये लिक्विड आपको दिखाई दिया, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये गैस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारे पास सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा क्या हुआ, गैस। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया गया, यहाँ पर पार्टिकल्स की क्लोजनेस ही तो दिखाई गई, और यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं, यहाँ पार्टिकल्स ज्यादा दूर दूर हैं, इसी बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्लासिफाई किया गया। अब हम इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे देखेंगे कि और क्या इसमें क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया गया, थोड़ा फास्ट पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि जिससे कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम बता सकें। यहाँ आ जाइए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, आप देखिए सॉलिड है ये, उसके बाद ये लिक्विड है, ये हमारा गैस है। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस हो जाएगा, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड को कूल कर देंगे तो सॉलिड हो जाएगा। यानी कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस का कन्वर्जन हमारे सामने आ रहा है, ये क्या है, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यही तो पढ़ाया जाता है कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, किसी गैस को कूल करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को कूल करते हैं तो सॉलिड हो जाता है। इस तरह की तमाम बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। तो हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कन्वर्जन की बात हो गई कि हम इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कन्वर्जन क्या है। और एक बात और पढ़ना है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो उसे मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हो तो उसे बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं, गैस से लिक्विड में आते हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कंडेंसेशन कहते हैं या लिक्विफिकेशन कहते हैं। और अगर लिक्विड से सॉलिड में आते हो तो उसे क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग कहते हैं। किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हो तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। किसी गैस को अगर डायरेक्ट कूल कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। धन्यवाद, मुझे लगता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अब बिल्कुल भैया ना पढ़े हो कब हो तो हम क्या करें, ठीक है। अगर पढ़े होगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर कुछ नहीं जानकारी है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको तकलीफ दे सकूं मैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ना ही दी तो अच्छा। ये लौट आइए। उसके बाद इन्होंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की। आपको क्लास के दौरान भी ये स्कूल में टीचर्स पढ़ाए होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का जो कॉन्सेप्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस कॉन्सेप्ट पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है तो वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये बताया गया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमारा अगला टॉपिक हुआ कि हम मैटर को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले मैटर है, मैटर को हमने क्लासिफाई किया तो एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस क्या है और मिक्सचर क्या है, तो हम कहते हैं मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो पार्ट में हमने क्लासिफाई कर दिया।
अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो पार्ट में हमने क्लासिफाई किया, तो कैसे क्लासिफाई किया जरा देखिएगा। ये हम उसके पार्टिकल्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहे हैं। तो जो मिक्सचर होता है उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस होता है। और जो प्योर सब्सटेंस उसके दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट है, दूसरा कंपाउंड है। एलिमेंट के अंतर्गत हम मेटल, नॉन मेटल ये सब बातचीत करते हैं कि एलिमेंट में मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इस तरह की बातें हमारे पास हैं कि एलिमेंट में मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, कैसे क्या पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैसे बहरहाल हमारे सिलेबस से यहाँ से कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो मिक्सचर से डिफरेंट होता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब हुआ जिसके अंदर एक ही टाइप की चीजें प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें इम्प्योरिटी ना हो। मिक्सचर का मतलब आप दो या दो से अधिक किसी भी चीज को आपस में मिलाते हो, उसका कोई फिक्स रेशियो भी ना हो, तो वो मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद प्योर सब्सटेंस में हमने एलिमेंट और कंपाउंड की बात की, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। अगर कोई पूछता है एलिमेंट क्या है, तो आप बताओगे एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ, ये देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट है वो एक ही तरह के एटम्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और ये किस में एग्जिस्ट करता है, या तो एटम फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसके और आगे चलते हैं, अगली बात हम आपसे डिस्कस करेंगे। इधर देखिए, उसके बाद इन्होंने कहा एलिमेंट जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको देखिए ये एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दिखाए गए, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम। और आपको कहा गया कि मॉलिक्यूल क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, मिलकर के क्या बना लिया, H2 बनाया ना, ये तो ये क्या कहलाएगा, ये मॉलिक्यूल के अंतर्गत आएगा। यानी ये हमारे पास H2 हो गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। सेम टू सेम ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 एटम, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। उसके बाद हम इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, जरा और गौर करते हैं। जैसे ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल की भी बात करते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या है कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो अब हम इसके और आगे चलेंगे और अगली बात करेंगे। देखिए, उसके बाद आता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और देयर मेजरमेंट जो ये टॉपिक है, इसमें क्या पढ़ेंगे जरा गौर से सुनिएगा। चलो बेटा, हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की। टॉपिक है अगला, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट में सबसे पहली बात है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जरा गौर से सुनिएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में हमें ये डिस्कस करना है कि अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे। कहा गया कि दीज प्रॉपर्टीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला क्या है, फिजिकल, और दूसरा क्या हो जाएगा, केमिकल। तो फिजिकल और केमिकल दो कैटेगरी में हम प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। तो कहा गया कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जो रिवर्स हो सके, यानी एक फॉर्म से दूसरे में गया, दूसरे से फिर पहले में वापस आ सके। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब जो इरिवर्सिबल है, जैसे कि कंपोजिशन, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी, एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के साथ रिएक्टिविटी, किसी का कंपोजिशन, कंबस्टाइल नेचर, ये क्या कहलाते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी कैसी हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हैं। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज इरिवर्सिबल हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज आपने पढ़ा था, और आप फिजिकल प्रॉपर्टी में ये भी कह सकते हैं कि रंग, रूप, वेशभूषा, यानी जो ऊपर से देखने पर समझ में आता है, और केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन के अंतर्गत समझ में आता है, ये दोनों में डिफरेंस है। आगे कहा गया विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। अगर कहीं मान लीजिए लिखने को आ जाए तो आप कहोगे कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कहा यह गया कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, बिना उसकी आइडेंटिटी चेंज किए हम क्या कर सकते हैं, ना ही उसकी आइडेंटिटी चेंज हो, ना ही कंपोजिशन बदले, हम उसका मेजरमेंट करेंगे, वो कहलाती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। वहां पर कहा गया मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्स केमिकल चेंज टू ऑकर। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें केमिकल चेंज होना चाहिए, तब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। और फिजिकल चेंज है तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। हाँ, मेजरमेंट में बताया गया कि क्या सिस्टम है। तो कहा गया कि शुरुआती दौर में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि ये आई, तो जहां पर हमें ये पढ़ना है, जिसमें क्या पढ़ना है कि लेंथ हमारे पास है, मास है,
टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये फिजिकल क्वांटिटी आई, यानी कि शुरुआती दौर में यही 7 फंडामेंटल या बेसिक या फिजिकल क्वांटिटी थी। अब कहा गया इसका सिंबल क्वांटिटी का लेंथ का L दिया गया, मास का M है, टाइम का T है, करंट का I है, और उसके बाद टेम्परेचर का कैपिटल T और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये सिंबल हो गया। उसके बाद हम कहते हैं और आगे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास इसकी यूनिट मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, और उसका सिंबल आपके सामने mkgs, AK, मोल, CD। ये क्या है? यूनिट्स का सिंबल है। यानी कि शुरुआती दौर में यही बेसिक फिजिकल क्वांटिटी थी और उसकी यूनिट्स आपके सामने लिखी गई हैं। अब हम कहते हैं कि इन्हीं की मदद से हम ढेर सारी क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। तो कहा गया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी हेल्प से जो क्वांटिटीज हम डिराइव करते हैं या हम बनाते हैं उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एरिया की बात करें तो एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ अगर है तो लेंथ और ब्रेथ को दोनों क्या है? एक तरह की लेंथ ही तो है, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो वो डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी और डिराइव्ड यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता था वैसे सबका डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, बहरहाल ये वहां का टॉपिक है तो अपना देखिएगा। अब कहा गया कि एक कन्वर्जन हमें पता होना चाहिए कि अगर यक्टो का मतलब क्या है? जेप्टो, अट्टो, फेम्टो, पीको, नैनो। जैसे एक छोटी सी बात आप यहां से याद रखें, आपके लिए जरूरत है कि एक पीकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁶, एक मिलीमीटर में 10⁻3, एक सेंटीमीटर में 10⁻2, एक डेसीमीटर में 10⁻1, एक डेकामीटर में 10। ठीक है। हेक्टो, किलो, जैसे एक किलोग्राम होता है तो 10⁻3 ग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम बराबर 1000। तो आपको इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना है। और कहां तक? गीगा तक अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, यानी कि आपको ये इतना पोर्शन तैयार करके रखना है। ये ठीक है, गीगा तक अगर आप याद रखे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम और आगे की तरफ चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करेंगे जरा देखिएगा। हाँ, ये हमारे लिए एक बड़ा ही अच्छा विषय है, मास एंड वेट। किसी ने कहा कि मास और वेट को आप डिफाइन करिए या क्या डिफरेंस है? तो मास का मतलब होता है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट कैन नॉट बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेयरएज वेट क्या होता है? वेट के बारे में अगर बात करें तो वेट इज द फोर्स exerted by gravity on an object। क्या है? मास के बारे में हमने डिस्कस किया तो अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while weight is the force exerted by gravity on an object। यानी वेट क्या है? एक तरह का फोर्स है जो ग्रेविटी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट हो रहा है। और कहा गया मास ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट, वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। वेट क्या होता है? वेट वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ग्रेविटी में बदलाव होने की वजह से। ठीक है। उसके बाद 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ये सब आपको मालूम है। उसके जस्ट आगे जाओगे तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस, इट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ क्यूब, यानी मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या है? जैसे अब एक छोटा सा सवाल आ जाए, कोई पूछ ले डिफाइन वॉल्यूम, बहरहाल ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिफाइन वॉल्यूम आ जाए क्या है? वॉल्यूम स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी सब्सटेंस। वॉल्यूम क्या है? किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। अब एक बात यहां पर बड़ी प्यारी और है, ये आपके पास लैब गए होंगे तो आपने यहां देखा होगा, ये एनालिटिकल बैलेंस का डायग्राम। एनालिटिकल बैलेंस यानी कि ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक हम इससे आसानी से मेजरमेंट कर लेते हैं। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया, अब इसका यूज भी नहीं हो रहा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम की कहानी और आगे बढ़ी तो मीटर क्यूब इसकी यूनिट है। ये कन्वर्जन भाई साहब याद रखना है, ये कन्वर्जन 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब होते हैं। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अगर हम इसी को और अच्छा समझाएं तो हम ये भी कहेंगे कि 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है। ये अगर आप याद रखेंगे तो आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब है। और अगर आप किसी की डेंसिटी ग्राम पर ml में दिया जाए या ग्राम पर मीटर क्यूब में दे दिया जाए, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दे दिया जाए, तो वहां आपको थोड़ा सा कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए ये पोर्शन ध्यान रखना जरूरी।
इस तरफ आएंगे तो वॉल्यूम को मेजर करने के कुछ एपरेटस दिखाए गए। ये आपके पास दिखाया गया कि ये ब्यूरिट है, लैब में आपको मिलेगी वॉल्यूम के मेजरमेंट के लिए। 25 ml की पिपिट है, इससे हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इससे भी मेजर कर सकते हैं। और ये आपके पास ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। टाइट्रेशन वाले रिएक्शन में, जो टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट है वहां पर इसका खूब उपयोग होगा। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी एक टर्म आया। डेंसिटी क्या होता है? तो कहा गया कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। डेंसिटी की एसआई यूनिट में हम मास अपॉन वॉल्यूम इसका फॉर्मूला है। तो मास की यूनिट केजी हो गई, वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो गई। उसके बाद और आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टेम्परेचर के अंतर्गत केल्विन इसकी यूनिट होती है। अदर यूनिट्स में डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हैं, जिस टेम्परेचर पर कोई बॉयल हो, जिस टेम्परेचर पर कोई मेल्ट होने लगे, ये दो रिलेशन आपके सामने हैं। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में आपको कुछ दे दिया जाए, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। यहाँ डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दोगे, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 1.5 है। यहाँ डिग्री सेल्सियस पुट कर दो तो केल्विन निकल आएगा, केल्विन में से इसको घटा दो तो ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ये आपको थर्मामीटर के बारे में बताया गया, केल्विन स्केल। हाँ, अगला टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये क्या होता है? सर्टेन वैल्यू और अनसर्टेन, दो तरह की वैल्यूज की बात हो रही। सर्टेन का मतलब होता है फिक्स वैल्यू और अनसर्टेन का मतलब हो गया जो फिक्स ना हो, जिसके अंदर वेरिएशन होगा, ठीक है। उसके और आगे चलेंगे तो ये यहाँ पर बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया गया इससे रिलेटेड, लेकिन हमें जो बात करनी है, हमें आते हैं हमारे पास जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है बेटा कि अगर कोई भी टर्म हमें दे दिया जाए, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको 10 की पावर में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है उसी को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन और कुछ नया नहीं है। 10 की पावर में हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 0.0016 है, इसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, ये हमारा साइंटिफिक है। और उसके बाद ये जैसे दिया गया 232 है, अब पॉइंट को यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये क्या हो गया 10⁻² लिख दिया। इस तरह के कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये डिवीजन सब्ट्रैक्शन आपके यहाँ बताया गया है, ठीक है। पॉइंट वाइज जब कोई भी कैलकुलेशन आएगा तो हम उसे आसानी से कर सकें। और ये हमारे पास जो टॉपिक आया अगला, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का ओवरऑल मीनिंग क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विथ सर्टेनिटी प्लस 1 विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। कहा यह गया कि ये मीनिंगफुल डिजिट होता है। डायरेक्ट याद रखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट। अब यहां पर अगर हमें मीनिंगफुल डिजिट निकालना है तो पहला, जैसे कहा गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जैसे 285 है तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। जितना नॉन जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। जीरोज प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जैसे ये नॉन जीरो है, इसके आगे जो है ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं। ये नॉन जीरो, इसके आगे वाले क्या है? ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे इसमें 2 सिग्निफिकेंट, इसमें 1 हो गया। जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो, जैसे ये लिखा गया, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसके बीच में जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट में आएंगे, इसलिए यहां पर 4 हो गया। कहा गया जीरोज है द इंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, जैसे ये पॉइंट के बाद ये 2 लगा है, इसके बाद में जो जीरो है ये सब काउंट होंगे, तो कितने सिग्निफिकेंट? 3 सिग्निफिकेंट हो गए, ठीक है। ये ध्यान रखना। केवल 100 लिखा है तो इसके ये दोनों जो जीरो हैं ये कंसीडर नहीं होंगे, केवल 1 कंसीडर होगा तो 1 सिग्निफिकेंट हो गया। अगर 100.0 लिखा है तो पूरा कंसीडर होगा तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट आपके हो जाएंगे। तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। और अगर कहीं साइंटिफिक कैलकुलेशन है तो जो आगे वाला पार्ट होगा बस उसी को लेना है, पीछे वाले से मतलब नहीं है। बाकी आप इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। एक और हमारे पास है कि काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे 2 बॉल, 20 अंडे, 4 गधा, 5 हाथी, घोड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा? उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि अगर 2 बॉल लिखा है तो 2.0000 करके हम लिख सकते हैं। जैसे ये लिख दिया तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। प्रिसीजन एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, और एक्यूरेसी का क्या चक्कर है? ये एग्रीमेंट ऑफ द पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये ध्यान रखना है। प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम आपको दे दें तो उसमें कहा गया कि ये नीचे एक एक्सपेरिमेंट करके बताया गया कि प्रिसाइज वैल्यू और एक्यूरेसी क्या होती है। तो अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का
अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका 2.01 1.99 ये क्या है, ये आपकी वैल्यूज हैं। कहा गया कि दीज वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दिस कैन बी मोर क्लियरली अंडरस्टूड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। इसका मतलब अब जैसे यहां पर नीचे समझाया कि अगर मान लीजिए किसी का 1 आ रहा है किसी का 2, ये 1 और 2 दो एक्सपेरिमेंट की कंडीशन है। जैसे 1.95 किसी का आया, 1.93 आया, तो इसका एवरेज 1.940 होगा। अब किसी का 1.94 है और 2.05 है तो 1.99 है, और अगर 2.01 है ये है तो ये 2 आएगा। तो एवरेज हमें कितना चाहिए था, 2 चाहिए था। तो ये दोनों ज्यादा क्लोज हैं एक्यूरेसी के, तो ये हमारी प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू के अंतर्गत पाई जाएंगे। इससे ज्यादा मतलब नहीं, मतलब यहां आ जाइए, हम वही पढ़ा रहे हैं जिससे आपका काम हो जाए और रिवीजन अच्छा हो जाए। इधर देखिए पहला पॉइंट, ये राउंडिंग ऑफ टॉपिक है। कहा यह गया कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, यानी जिस डिजिट को हम हटा रहे हैं राउंड ऑफ करते समय वो 5 से बड़ा है तो पीछे वाले में एक ऐड कर देंगे और उसे हटा देंगे। दूसरा, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा है तो उसको हटा देंगे, पीछे वाले में कुछ नहीं ऐड करेंगे। जैसे 4.334 है, अब 4 हटा दिया, 3 हटा दिया, तो क्या लिखेंगे 4.33 या 4.3 लिख देंगे। लेकिन यहां पर क्या है 1.386 है, तो 6 को हटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 39 1.39, बाद में हम इसे 1.4 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए अगला लफड़ा तो यहां है। कहा यह गया कि अगर जिस डिजिट को आप हटा रहे हैं वो मान लीजिए 5 ही हो, तो कहें अगर 5 है तो ऐसी सिचुएशन में हमें ये देखना है कि उसके पहले वाला क्या है। अगर उसके पहले वाला ऑड नंबर है तो हमें इट इज इंक्रीज्ड बाय 1। अगर उसके पहले वाला ऑड है, जैसे 1.35, तो 5 को हटा रहे उसके पहले क्या है 3 है, तो 5 को हटाइए, 3 में 1 जोड़ दीजिए। और अगर 1.25 है तो 2 इवन है, 5 को हटाइए, 2 में कुछ मत जोड़िए, 1.2 सीधा लिख दीजिए। देखिए 6.25 था तो 2 इवन था, 5 हमारा क्या था, वो तो नंबर ही था, 5 को हटाया, 2 इवन था तो 6.2 डायरेक्ट लिख दिया। अब आगे है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब ये हुआ बेटा कि अगर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है तो 5 इंच में कितने होंगे कैलकुलेट कर लेंगे। 1 घंटे में मान लीजिए 60 मिनट है तो 5 घंटे में कितने होंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, तो ये आप कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अगला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास के कंजर्वेशन पर बात करेंगे। तो आपने पढ़ा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या। मास जो होता है वो रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, ऐसा पढ़ा था। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इनका क्या कहना था, जरा इनका सुन लीजिए। इनका कहना यह था कि ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन एलिमेंट्स बाय वेट, यानी कोई भी कंपाउंड कहीं पर भी दिया रहे उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो हमेशा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। उसके और आगे चलते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इनका कहना है कि जैसे अगर हम हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वाटर बनता है, अगर उतने ही ग्राम हाइड्रोजन का ट्रीटमेंट फिर ऑक्सीजन के साथ कराएं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। हम कहते हैं किसी एक को फिक्स करके किसी एक को वेरी कराने से हमारे प्रोडक्ट में बदलाव आता है। कहा गया इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। कहा गया कि एक को तो हमने फिक्स कर दिया, जो दूसरा जिसकी वजह से यहां प्रोडक्ट बदल रहा है वो हमेशा हमेशा किस रेशियो में होने चाहिए, होल नंबर रेशियो में होने चाहिए। तो अगर ये 16:32 है तो इसका मतलब क्या है, एक में 60 ग्राम है दूसरे में 32 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 1:2 का रेशियो आ जाएगा और ये होल नंबर में है। ऐसा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मानना था। उसके जस्ट आगे चलते हैं तो गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसमें कहा गया कि गैसियस वॉल्यूम के गै-लुसैक लॉ का कॉन्सेप्ट क्या था, जरा देख लो। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर 100 ml हाइड्रोजन ले ले, 50 ml ऑक्सीजन ले लें तो वाटर जो बनता है वो 100 ml बनता है। लेकिन समझ में तो ये आ रहा है कि नियम के अनुसार ये 150 ml बनना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में आएगा, तो ये दोनों गैस हैं तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, लेकिन ये वाटर जो आएगा उसका वॉल्यूम कम मिलेगा। ठीक है, एवोगाद्रो ने क्या बताया, इन्होंने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के।
ठीक है जी, किसी का भी वॉल्यूम हो तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी इन्होंने किया था। अब आते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया गया, अब आते हैं जॉन डाल्टन अपने पास आएंगे। डाल्टन का कहना ये था कि बेटा 1808 में इन्होंने एटम की डिस्कवरी की थी और इनका कहना था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं। बाद में ये बताया गया कि इनका जो ड्रॉबैक था वो कैंसिल, इनके जो कॉन्सेप्ट थे उसमें ड्रॉबैक आ गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होने के बाद। इन्होंने ये कहा था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी बट after some time the above concept is incorrect, becomes incorrect. We can say that the atoms of same element have different property but atoms of different element have same property. That's why Dalton's atomic model was cancelled. इनका मॉडल खत्म हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट ये आ गया कि अगर हमारे पास ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, किसी एटम का जो मास है उसे एटॉमिक मास कहेंगे, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मोलर मास आएगा, तो मोलर मास का मतलब है कि एक मोल का जो मास होगा उसे हम मोलर मास कहेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन ये इतना होता है, ठीक है, AMU, एक AMU की वैल्यू ये है। तो अगर मान लीजिए कभी आपको कोई AMU में वैल्यू, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और U का मतलब यूनिफाइड मास। तो अगर AMU में दिया गया है और ग्राम में कन्वर्ट करना है तो इस टर्म का आप यूज करेंगे, ये कई बार आपको मिलेगा। तो 1.6 × 10⁻⁻24, तो ये ध्यान रखिएगा। एवरेज एटॉमिक मास कहाँ होता है, आइसोटोप्स में यूज होता है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब जो 12 है वो 98% है, ये 1% है, ये 2% है। अब कहा यह 2 × 10⁻10 मतलब बहुत कम है। अब हमें क्या करना है, इसका मास लेना है, इसका मास, इसका मास, और हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, जैसे यहाँ किया गया कि 12 का ये 12 मास हमने लिया और ये कितना परसेंट है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे तो जो मास आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। यानी इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके पास दिखाई दे रहा है जिसे हम मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल का मास है। अगला है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास का मतलब ये होता है बेटा कोई आयोनिक कंपाउंड अगर हमें दिया गया है तो उसका जो मास निकल के आएगा उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं। यानी किसी आयोनिक कंपाउंड में जो मास का कॉन्सेप्ट है वो फॉर्मूला मास। ये एक क्वेश्चन दिया गया ग्लूकोज का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, तो उसमें बहुत सोचना नहीं है। अब मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास अगला टॉपिक आ गया। मोल हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट हम मोल में करते हैं, ये बात हमें बढ़िया से पता है। और इसमें जो मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास में बात हमें मिलेगी, जैसे हमें पहला मिला मास परसेंट। अगर हमें मास परसेंट एक एलिमेंट का निकालना है तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100, यही तो पढ़ते हैं। उसका मास ऊपर लिखेंगे, मोलर मास नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास परसेंट मिल जाएगा। इसी को आप परसेंटेज कंपोजिशन भी कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का मास ऊपर लिखेंगे, ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का ऊपर लिखेंगे, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी परसेंटेज कंपोजिशन आसानी से निकाल सकते हैं। उसके जस्ट बाद हमारे पास एक टॉपिक है इंपीरिकल फॉर्मूला। अगर हम इंपीरिकल फॉर्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो इंपीरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन इट, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट। यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट नंबर की प्रेजेंस को बताता है और जो इंपीरिकल है वो सिंपलेस्ट फॉर्म को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जब कभी भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमें जो मास परसेंट दिया गया, पहले तो एलिमेंट लिख लेंगे, फिर मास परसेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने के बाद जो नंबर ऑफ मोल सबसे कम होगा उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा, सभी एटम्स के पास लगा देंगे। यही हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मास परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करिए, दूसरे में कहा कि कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद देखिए कहते हैं डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। जो नंबर ऑफ मोल निकल रहा है उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सारी वैल्यूज को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला लिखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता है, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगली बात है स्टोइकियोमेट्री।
ठीक है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये हुआ कि कितने से कितने को हम कैसे करते हैं, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पूरा रोना है यहाँ पर, तो हम इसमें क्वेश्चन से बताएंगे, इसको समझाएंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अगर ये क्वेश्चन आए, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है रिएक्शन के अंतर्गत जो रिएक्शन की लिमिट को डिफाइन करता है, यानी रिएक्शन किस हद तक होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक रीजेंट रहेगा, अगर रीजेंट खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा काम क्या है कि यह रिएक्शन की लिमिट को डिफाइन करता है कि रिएक्शन कब तक होगा। आगे है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। हाँ, अब हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, मोल, मोलरिटी, मोलरिटी। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया स्टोइकियोमेट्री का। इन्होंने कहा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मेथेन। अब जब मेथेन का हम कंबशन कराएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर मेथेन कितना है, 1 मोल, तो 1 मोल में कितना होता है 16 ग्राम, तो 16 ग्राम मेथेन का अगर हम बर्निंग करेंगे तो कितना वाटर बनेगा, तो कहते हैं 2 मोल H2O बनेगा। तो एक H2O का मास कितना है 18 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा 36 ग्राम। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इतने प्रोसेस से करिए, 36 ग्राम ऐसे करके इसको करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक मोल कॉन्सेप्ट का छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मास परसेंट का मतलब अगर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास परसेंट का फॉर्मूला है। कभी भी दिया जाएगा सॉल्यूट का मास लिखिए, सॉल्यूशन का मास 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका मास परसेंट निकल आएगा। अगर वॉल्यूम परसेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर देंगे, यानी कि सॉल्यूट का वॉल्यूम लिखिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन में यह बताया गया कि 2 पार्ट होगा, ए और बी। ए अगर निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर बी का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और आप ये जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी निकालेंगे तो हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का हमेशा इसका सम करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है मोलरिटी का और मोलरिटी का। आप भली बात इन दोनों से परिचित हैं। अगर हम मोलरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पढ़ाया जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1 kg, सीधा पुट करेंगे फॉर्मूला निकल जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट नंबर ऑफ मोल को मोल लिखते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल अपॉन केजी, ये हो गया। तो इस तरह से हम मोलरिटी निकाल लेंगे। अगर हमें मान लीजिए मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो बस थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज कर देंगे। मोलरिटी के लिए देखिए कहा गया इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां से यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर या मोलर या कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको पढ़ पाएंगे। ये पूरा रहा मोल कॉन्सेप्ट या कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगे कि नहीं अभी पूरा क्लियर नहीं समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में एक बार इन्फॉर्म कर दें। हम थोड़ा फास्ट ज़रूर इसको पढ़ाए हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें इसको फास्ट पढ़ाना ही पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर बढ़िया समझ में आए। अगर कोई अभी भी आपको लग रहा है समस्या कि नहीं क्लियर हो पा रहा है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें, हम आपकी हेल्प करेंगे और जल्द से जल्द इसका एक ऐसा लेक्चर ले आएंगे जिसमें हम क्वेश्चंस भी करा देंगे। अगर आप एक बार चैप्टर को पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी में सारी चीज़ें जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखने के बाद आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बाद अगली क्लास जो होगी उसमें हम और डिटेल में और भी सारी चीज़ों को लेकर के मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बढ़िया समझ में आया होगा। फास्ट जरूर पढ़ाया हूँ बेटा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया हो, आपको लग रहा हो कि नहीं हमें क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है या आप पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। वैसे भी अगर आपको लग रहा है तो हम इसमें एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे आपको, जिसमें हमारी प्लेलिस्ट है जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की है, वो 1 शॉट नहीं है, उसमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन हमने कराया है। तो हम उस लिंक को इसमें अटैच कर देंगे, उस प्लेलिस्ट को, लगभग 12 लेक्चर है उसमें। उस प्लेलिस्ट से जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो वो वहाँ से आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से जाकर समझ लीजिए। ये एक ऐसी क्लास थी जिसमें हमने आपको एनसीईआरटी का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया,
एक्सप्लेनेशन देने का मतलब एनसीईआरटी में कौन सी चीज कहां पर है, ये बात हम आपको बता रहे थे इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर ये बात हमारी समझ में आ गई हो तो जो इसके बाद अगला लेक्चर होगा उसके लिए, या फिर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट के दरमियान जो टॉपिक अभी नहीं क्लियर हुआ है उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, और जब आप कमेंट सेक्शन में हमें इन्फॉर्म करेंगे तो उस टॉपिक की पर्टिकुलर लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर देंगे। जो भी बच्चे एक बार इस चैप्टर को पढ़े होंगे, जो भी बच्चे एक बार इसे एनसीईआरटी से या किसी भी रेफरेंस बुक से या कहीं से भी पढ़े होंगे, तो उनको एनसीईआरटी में जो बातें हम दिखा रहे थे, जो शॉर्ट मेथड में हम इसको समझा रहे थे, जो स्पीडली इसका रिवीजन कराया गया, वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई नया बिल्कुल रहा होगा तो उसे, हाँ जायज़ सी बात है, उसे नहीं समझ में आया होगा या कम समझ में आया होगा। तो अगर आप बिल्कुल नए थे और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे थे तो ये पहला प्रयास था एनसीईआरटी के थ्रू समझाने का, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां लिंक प्रोवाइड की गई है, उस लिंक से आप डायरेक्ट चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर लीजिए। वहां पर आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लगभग 12 से 13 वीडियोज मिल जाएंगी, जहां से आप अच्छा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।